हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे CUET एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, आपको पता है साइंस के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, बोर्ड के, कॉमर्स के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, ह्यूमैनिटीज़ के कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं। लेकिन क्योंकि कॉमर्स और साइंस के ख़त्म हो चुके हैं और ह्यूमैनिटीज़ के भी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है आपको इन्फॉर्मेशन देना CUET की। देखिए, CUET है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या BHU हो गया या AMU हो गया, तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है या और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेना है डियर, तो आज आपको CUET का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आज मैं आ गया हूं आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। मई 8 से लेकर के जून 1 के बीच में, यानी मई 8 से लेकर के और जून 1 के बीच में आपके सारे एग्जाम्स कराए जाएंगे। CUET के एंट्रेंस के सारे एग्जाम मई 8 से और जून 1 के बीच रहने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बीच में ही आपको सारे एग्जाम्स देने हैं। अब सवाल ये है, अगर हम 8 मई की बात करते हैं डियर, तो आज हम देखें तो 30 मार्च हो गया है ना, यानी सीधे सीधे आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 40 डेज हैं। तो इन 40 डेज के अंदर ही आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। अब जब प्रिपरेशन करनी है तो आपके माइंड में आएगा कि सर सिलेबस क्या है और इसके लिए हम क्या मास्टर स्टडी यूज करें। तो देखिए, सिलेबस की बात मैं आज ही करूंगा। ये दो बातें हैं, जब हम CUET एग्जाम की बात करते हैं तो दो बातें इंपॉर्टेंट आ रही हैं कि इसका सिलेबस क्या है और किस स्ट्रेटजी के साथ में, किस मास्टर स्ट्रेटजी के साथ में हम CUET एग्जाम को क्लियर करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे कि CUET का सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस चेंज हो गया है ना, तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। अब डियर समझिए जरा, जो माइक्रो, अगर हम देखें सिलेबस CUET एग्जाम का, तो पहले माइक्रो के ओनली 2 यूनिट्स आपको आ रहे थे, 2 यूनिट्स, और मैक्रो आपको पूरी आती थी और IED भी आपको पूरी आ रही थी। लेकिन इस बार के CUET एग्जाम के अंदर IED पूरी खत्म कर दी गई है। अब IED नहीं आएगी, आपको IED का सिंगल चैप्टर भी नहीं आएगा। लेकिन वहीं आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है डियर, अब उसके 2 यूनिट्स नहीं आएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 यूनिट्स नहीं आएंगे, बल्कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट आएगी। यानी चेंज क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों को प्रिपेयर नहीं करना है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 11th क्लास के अंदर बुक थी आपकी, वो आपको पूरी आएगी। और वहीं साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास के अंदर बुक थी आपकी, वो आपको पूरी आएगी। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट आपको करनी है। अब डिटेल्ड अगर हम सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस किस तरह से रहेगा, देखिए हम बात किसी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, 309 कोड इकोनॉमिक्स कह दीजिए या इसी को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं। इकोनॉमिक्स बोल दीजिए या बिजनेस इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर CUET। किसकी बात कर रहे हैं, CUET UG के सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम देखें कंप्लीट सिलेबस तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कोर्स 1 और कोर्स 2। कोर्स 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कह दीजिए, है ना, और कोर्स 2 को मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कह देंगे। तो अगर हम कोर्स 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोर्स 1 देखिए किस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका 11th क्लास के अंदर बुक थी डियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पर क्या था, इंट्रोडक्शन था। क्या था, इंट्रोडक्शन। तो वही रहने वाला है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर सारी वही स्टडी है जो 11th क्लास के अंदर थी। हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, या हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, है ना, हम PPC की बात करेंगे। तो सारा कुछ वही है जो आपने 11th में स्टडी किया। फिर हम बात करेंगे डियर नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट किसी बात कर सकते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2 की। अगर हम यूनिट 2 को देखें, यूनिट 2 की बात करें हम, क्या आ जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, देखिए कंज्यूमर्स बिहेवियर मींस क्या, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बेसिकली 2 अप्रोच होती हैं आपके 11th क्लास के सिलेबस में। एक होती है यूटिलिटी एनालिसिस, एक होती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो CUET के एग्जाम में आपको सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस करनी है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं करनी है। यानी जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो 1 कॉमोडिटी के अंदर भी करनी है और 2 कॉमोडिटी के अंदर भी करनी है, लेकिन IC अप्रोच जो हिक्स ने दी थी वो आपको नहीं करनी है।
तो हम क्या करें, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीनिंग करना है उसका अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। साफ क्लियर है कि यूटिलिटी अप्रोच हमें यहाँ पे करनी है। हाँ, यूटिलिटी अप्रोच 1 कमोडिटी में भी करेंगे और 2 कमोडिटी के अंदर भी की जाएगी। 1 में भी करनी है और 2 में भी करनी है। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, डिमांड की। तो देखिए डिमांड बिल्कुल वही सिलेबस है जो 11th क्लास का सिलेबस है। हम लोग बात करेंगे डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, फिर डिमांड कर्व क्या है। डिमांड कर्व 2 टाइप्स का होता है, डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का होता है, फिर मार्केट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर हम सारी बात करने वाले हैं वही जो हमने 11th क्लास के अंदर बात की थी। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि हम चेंज इन डिमांड की बात भी करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात भी करेंगे। बात इंपॉर्टेंट क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके तीनों मेथड करने हैं यहाँ पे। आपको परसेंटेज मेथड भी करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी करना है और ज्योमेट्रिक मेथड भी यहाँ पर करना होगा। तो डिमांड पूरा वही है जो 11th क्लास में था। हाँ, ज्योमेट्रिक मेथड और परसेंटेज मेथड 11th क्लास के अंदर नहीं था, ये आपको एक्स्ट्रा करना है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है CUET के लिए। ओके जी, फिर बात आती है थर्ड यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आती है बात किसकी, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे सबसे बात करेंगे किसकी, प्रोडक्शन फंक्शन की। तो जो हमने 11th क्लास में स्टडी किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वो तो आपको स्टडी करना ही है। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा तैयार करना है और वो है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल यानी कि जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 11th क्लास के अंदर सिर्फ हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को स्टडी किया था, लेकिन अब यहाँ पे सी की प्रिपरेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर करना है और वो क्या है, रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद बात करें सप्लाई की, तो जो सप्लाई का सिलेबस 11th क्लास के अंदर था वही सप्लाई का सिलेबस ईटी के लिए भी है। कैसे हो जाएगा, सप्लाई हो गया, मार्केट सप्लाई हो गया, डिमांड्स ऑफ सप्लाई हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की स्टडी भी करेंगे, चेंज इन सप्लाई की स्टडी करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की स्टडी पूरी की जाएगी। फिर बात आती है किसकी, कॉस्ट एंड रिवेन्यू की बात अगर हम करते हैं, कॉस्ट एंड रिवेन्यू। तो देखिए कॉस्ट तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट के जो रिलेशन है सारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एंड रिवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सारी स्टडी की जाएगी। फिर बात करते हैं किसकी, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यहाँ पे MRMC अप्रोच जो आपको ने 11th क्लास में स्टडी की थी वही आपको स्टडी करनी है और कुछ भी नया नहीं है। हाँ, अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट के जितने भी रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रिलेशंस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं और हमेशा आएंगे। कॉस्ट के सारे रिलेशंस आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। वहीं बात करें इसकी अगर फॉर्म्स ऑफ मार्केट की डियर, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो हम करते हैं 11th क्लास में, प्राइस डिटर्मिनेशन यानी किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, किससे होता है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, तो वो सारा स्टडी करना है आपको। साथ ही साथ डियर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, पूरा वही सिलेबस है जो 11th क्लास के अंदर सिलेबस था। फिर बात आती है सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग तो हमें करना ही करना है। एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा स्टडी करना है और वो है फेड थ्योरी, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी। ये आपको एक्स्ट्रा करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता रहा है। बात करते हैं वही अगर हम देखें तो जो हमारा सेकंड कोर्स है डियर वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। सेकंड कोर्स क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट यूनिट क्या है, वही है हमारा नेशनल इनकम की हम लोग बात करेंगे। तो नेशनल इनकम वही है सारा जो सिलेबस हमारा इसके अंदर है, 12th क्लास के अंदर है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग हो गया, सर्कल फ्लो हो गया, सब वही है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी सब करना है आपको। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है डियर, अगर हम देखें 12th क्लास के सिलेबस में तो हम लोग प्राइवेट इनकम नहीं पढ़ते हैं, पर्सनल इनकम नहीं पढ़ते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं पढ़ते हैं, और ये सारे कंसेप्ट अब आपको पढ़ने हैं CUET की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ये कंसेप्ट सारे पढ़ने हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड आपने पहले भी पढ़ा है 12th क्लास के अंदर और आपको अब भी पढ़ना है। तो अलग से क्या पढ़ना है आपको, अलग से पढ़ना है आपको पर्सनल इनकम निकालना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना, प्राइवेट इनकम कैलकुलेट, वो आपको देखना होगा। ठीक जी। फिर देखिए हमारा सेकेंड अगर हम यूनिट देखें इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डियर सारे वही बिल्कुल सिलेबस है जो आपका 12th में सिलेबस था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एडी की बात करेंगे, एएस की बात करेंगे, एमपीसी की बात करेंगे, एमपीएस की बात करेंगे, फिर एडीएस के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिएंट डिमांड की बात करेंगे। सारा कुछ वही है, सारा कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। बात करते हैं वही अगर हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की, तो वही है लगभग लगभग मीनिंग, एवेल्यूएशन एंड फंक्शंस। एवेल्यूएशन थोड़ा सा अलग से है, ये आपको एक्स्ट्रा करना है। सेंट्रल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस आ जाएंगे। हाँ, साथ में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखें यहाँ तो प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। फिर बात करते हैं वहां पे गवर्नमेंट बजट की डियर। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट बजट हो गया, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, सारा स्टडी करना है आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको स्टडी करना, क्या कह रहे हैं इसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, सॉरी, बात कर रहे हैं बजट की बात कर रहे हैं अभी। तो बैलेंस बजट की बात करेंगे, सरप्लस बजट की बात करेंगे, डेफिसिट बजट की बात करेंगे, सारा वही चला है सिलेबस जो हमारा 12th क्लास के अंदर था। इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंप्लीकेशंस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, वो आपको करने हैं। डाउन साइजिंग, ये एक्स्ट्रा आपको करना है। डाउन साइजिंग, रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इंप्लीकेशंस, ये कंसेप्ट एक्स्ट्रा है जो आपको स्टडी करना है। और लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या जाती है, तो वही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हम लोग करेंगे, फिक्स फ्लेक्सिबल की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट वही है सारा। तो बीओपी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको तैयार नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि सी एग्जाम में आपका सिलेबस किस तरह से रहने वाला है। एक वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगा कि किस मास्टर स्टडी के साथ में आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम में डियर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर, और वो क्या है कि पहले इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चंस आपको आते थे और 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आते थे और 40 क्वेश्चंस करने होते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 ही करने हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 ही करने हैं, यानी जो चॉइस थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। तो ये टफ है, क्योंकि पहले आप कुछ चैप्टर छोड़ सकते थे, अब आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी।